एक बार फिर से सुन लो मेरी बात। मैंने कहा एक परमाणु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इतनी बात तो स्पष्ट है। अवोगाद्रो ने बताया था कि अगर एक मोल कोई पदार्थ का आप लेते हैं तो उसमें 6 × 10⁻23 परमाणु मिलेगा। मैक्सिमम होता है गैस के लिए। मैक्सिमम किसके लिए होता है? गैस के लिए। क्या एक मोल में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं हमको? 6 × 10⁻23। 6 × 10⁻23। इन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो द्रव्यमान पर निर्भर करेगी। अगर एक मोल होंगे तो 6 × 10⁻23 मुक्त इलेक्ट्रॉन हुआ। लेकिन अगर ये वायर आपने मेटल लिया है तो इसका कुछ तो द्रव्यमान रहा होगा ना, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम। तो उसके द्रव्यमान के अनुसार इसकी मात्रा और अधिक हो जाएगी। सो कहने का तात्पर्य कुल ये हुआ कि जो मेटल की रॉड या प्लेट है, इस मेटल की रॉड या प्लेट में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे। और जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कभी स्थिर नहीं होते। आप जानते हो कभी भी ये स्थिर नहीं होता। परमाणु सदैव क्या करता है? कंपन करता है, वाइब्रेशन अर्थात गतिमान होता है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन भी गति कर रहे होंगे। तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को जब गति करेंगे तो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? गति से बोलते हैं रैंडम मोशन। रैंडम, जब ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होंगे तो गति करने के लिए तो ऊर्जा चाहिए ना। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो जो वायुमंडल, जो आपका एटमॉस्फेयर है, पर्यावरण है ना, इसमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी होती है। और इसी हीट एनर्जी को ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो हीट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ये मोशन करते हैं। तो यहाँ पर जो रैंडम मोशन है, इस रैंडम मोशन में तो इनका वेग भी होगा ना। भाई गति कर रहे हैं तो वेग भी होना चाहिए। तो जो वेग है उसे कहेंगे क्या? ऊष्मीय वेग। कौन सा वेग कहेंगे? ऊष्मीय वेग। क्यों कहा गया? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों के पास जो ये वेलोसिटी आ रही है, जो ऊर्जा आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? हीट से आ रही है। तो हीट के कारण इनके पास काइनेटिक एनर्जी है और वो काइनेटिक एनर्जी का कारण वेलोसिटी है। और वो वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? थर्मल वेलोसिटी यानी ऊष्मीय वेग कहेंगे। ठीक है। बट ध्यान में रखना, ऊष्मीय वेग कभी शून्य नहीं हो सकता। ऊष्मीय वेग कभी भी शून्य नहीं हो सकता। इसीलिए जितने भी पदार्थ हैं उन सभी के अंदर परमाणु सदैव गतिमान अवस्था में होता है, कंपन करता रहता है, गति करता रहता है, कभी शून्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर कभी ऊष्मा की वैल्यू 0 होती नहीं है। जिस दिन 0 हो जाएगी उस दिन ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। बट एक बात ध्यान देने वाली बात है कि औसत ऊष्मीय वेग क्या होगा? औसत ऊष्मीय वेग, एवरेज वेलोसिटी। एक इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग तो कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी लेगा और मूव करता रहेगा, गतिमान रहेगा ही। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन अपनी सीमा को यानी बाउंड्री को छोड़कर बाहर आता है? कभी नहीं आता। कहने का तात्पर्य है कि ये इलेक्ट्रॉन अगर एक इस परिधि के अंदर कंपन कर रहा है, ऐसे लेफ्ट राइट अप डाउन, तो वो वहीं रहेगा। इस बाउंड्री को तोड़कर कभी वो बाहर नहीं आता है। इसीलिए एक मेटल की रॉड है, अगर धूप में पड़ी हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं, परंतु उस इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण उस मेटल में धारा नहीं होती है। क्या कभी फील हुआ है करंट आपको? जबकि आप जानते हो कि धारा प्रवाह क्या है? धारा क्या है? आवेश प्रवाह किधर? तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो धारा होगी, पर यहाँ पे धारा नहीं होती है। ठीक है। उसका कारण क्या है? कि औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद बताते हैं। सामान्य ताप पर प्रत्येक पदार्थ के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पदार्थ के भीतर अपनी परिसीमा में गति करते रहते हैं। गति करते रहते हैं।
इस अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग को, इस अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग को ऊष्मीय वेग कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग को ऊष्मीय वेग कहते हैं, ऊष्मीय वेग कहते हैं। ठीक है, वेग को ऊष्मीय वेग कहते हैं। परिसीमा मतलब बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर रहते हैं, बाउंड्री के बाहर नहीं जाते। ठीक है, अब जो एक इलेक्ट्रॉन होगा उस एक इलेक्ट्रॉन का तो ऊष्मीय वेग कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो वेग जरूर रखेगा। लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉनों का अगर आप एवरेज वैल्यू निकालोगे तो एवरेज वैल्यू क्या आएगी? जीरो। एवरेज वैल्यू जीरो होने के कारण ही इन इलेक्ट्रॉनों से हमें कोई धारा प्राप्त नहीं होती है। कई बार आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऊष्मा के कारण ही पदार्थ के अंदर गति कर रहे हैं तो क्या ऊष्मा के कारण इलेक्ट्रॉनों से हमें विद्युत धारा मिल सकती है? तो आप उसका उत्तर देंगे नहीं। यहाँ पर औसत ऊष्मीय वेग का मान शून्य है, एवरेज वैल्यू जीरो होता है, इसीलिए हमें करंट की कोई वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। जानकारी स्पष्ट है? तो अभी तक जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है वो एक निश्चित बाउंड्री के अंदर गति कर रहा है, बाउंड्री को छोड़ नहीं रहा है। बाउंड्री का मतलब क्या है? परमाणु से बंधा हुआ है और इसके साथ ही गति कर रहा है। ठीक है, ये परमाणु को छोड़कर किसी दूसरे सर्किल में नहीं जा रहा। अब आगे हम करने वाले हैं कि इस एक रॉड को, जो कि अभी किसी दूसरे वैद्युत स्रोत से जुड़ा नहीं था, केवल वायुमंडल में रखा हुआ था, इसे हम एक वैद्युत स्रोत से जोड़ेंगे। अब जोड़ने पे क्या होगा वो समझते हैं। हेडिंग लगाइए, अनुगमन वेग। और ये इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन अनुगमन वेग की, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, 1 नंबर में पूछ लेता है कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हेडिंग लगा लिए। देखो ये एक चालक रॉड थी, छड़ थी ना, ध्यान देना, एक मेटल की रॉड है। इस मेटल रॉड को हम जोड़ने वाले हैं किसी वैद्युत स्रोत से। किससे जोड़ने वाले हैं भाई? वैद्युत स्रोत से। तो वैद्युत स्रोत के लिए यहाँ पर हम या तो डीसी का इस्तेमाल करेंगे या एसी का। अभी हम एक सेल का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ। तो सेल का जो प्रयोग किया गया, मान लो इसका वोल्टेज क्या है? V। जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करेंगे, ये स्विच ऑन भी हो सकती है और ऑफ भी हो सकती है। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे आप देखोगे कि इस चालक के सिरों के बीच में क्या लग जाएगा? विभवांतर। और उतना विभवांतर लगेगा जितना सेल का विभवांतर है। ठीक है, जैसे सेल अगर 10 वोल्ट की है, 5 वोल्ट की है, तो यहाँ विभवांतर भी 10 या 5 वोल्ट का ही उत्पन्न होगा। और जहाँ विभवांतर होगा तो इस सेल की अपनी लंबाई, इस छड़ की अपनी लंबाई भी तो है। तो अगर लंबाई है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी तो उत्पन्न होगा, E बराबर V/L। तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। एक सेल लिया, सेल लिया गया, सेल को इस चालक तार से जोड़ा गया। जैसे ही चालक तार को जोड़कर स्विच ऑन करेंगे, इस चालक तार के सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। और वो विभवांतर प्रति एकांक लंबाई पर कितना है, इससे हमें वैद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। यानी इस विभवांतर के कारण क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र। और जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो यहाँ से लगेगा क्या? वैद्युत बल, F बराबर QE। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो हीट को अब्जॉर्ब कर रहे थे और अपनी बाउंड्री के अंदर गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों का अपना एक वेग था जिसे हम ऊष्मीय वेग कहते हैं, वो जीरो नहीं था, लेकिन एवरेज वैल्यू जो थी सभी इलेक्ट्रॉनों की वो जीरो थी। इसकी वजह से हमें कोई धारा प्राप्त नहीं हो रही है। लेकिन जब हम इसको सेल से जोड़ेंगे तो जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक बल का अनुभव करेगा। कौन सा बल? F बराबर QE। तो इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा E। इलेक्ट्रॉन का आवेशी होता है, वैद्युत क्षेत्र E है, तो वैल्यू आएगी E × E।
इस बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन अपनी बाउंड्री को ब्रेक कर देगा, बाउंड्री ब्रेक। और जब बाउंड्री ब्रेक हो जाएगी अर्थात वो परमाणु को छोड़ देगा तो किसी दूसरे परमाणु के साथ साझा करेगा इलेक्ट्रॉन, फिर वो दूसरा वाला तीसरे के साथ, तीसरा वाला चौथे के साथ। ऐसे आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन गति करना आरंभ कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन समूह जो गति कर रहा है इसके प्रवाह की दर से क्या उत्पन्न हो जाएगी, धारा। तो इन इलेक्ट्रॉन समूहों के प्रवाह की गति से क्या उत्पन्न होने वाली है भाई, धारा। तो इस चालक तार के अंदर जो धारा उत्पन्न हुई है वो एक्चुअल में क्यों हुई है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति करने के कारण। और मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कब किए हैं, जब उन्हें किसी बाहरी स्रोत से जोड़ा गया। बाहरी स्रोत से जोड़ने का क्या बेनिफिट हुआ कि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगने लगा। उस फोर्स के कारण ये अपनी जो बाउंड्री है, जिस परिसीमा में पहले यहाँ गति कर रहे थे उसमें वेग से, उस परिसीमा को छोड़कर अब उसके बाहर निकल जाते हैं और पूरे राड के अंदर गति करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से धारा हमें प्राप्त होती है। तो अनुगमन वेग क्या चीज़ है, जब ये इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू करेगा तो इसका अपना कोई निश्चित वेग होगा ना। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन कंपन कर रहे थे, गति कर रहे थे, तो उष्मा के कारण ये गति कर रहे थे, तो वेग क्या था, उसमें वेग। यहाँ पे देखो सोर्स के कारण जो एनर्जी मिल रही है उसके कारण ये गति कर रहे हैं, तो गति करेंगे तो निश्चित है कोई वेग होगा ना। तो जो वेग यहाँ इलेक्ट्रॉनों का होता है गति करते समय उसे कहते हैं अनुगमन वेग। अनुगमन वेग कहा जाता है, अंग्रेजी में से कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग की परिभाषा क्या लिखेंगे, 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉनों का वेग ही अनुगमन वेग कहलाता है। विभवांतर लगाएंगे तो क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्षेत्र होगा तो बल लगेगा, बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन विस्थापित होगा, गति करेगा। तो ये जड़ क्या है, विभवांतर। यहीं से डेफिनेशन लिखेंगे, लिखिए 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉनों का वेग, 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉनों का वेग, त्वरित त्वरित मतलब अचानक एक्सेलरेटेड, त्वरित इलेक्ट्रॉनों का वेग ही अनुगमन वेग कहलाता है। त्वरित इलेक्ट्रॉनों का वेग ही अनुगमन वेग कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है, तो अनुगमन वेग का संबंध किससे है जी, विभवांतर से। जब चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाएगा तब इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू करते हैं और बाउंड्री को तोड़कर गति करते हैं, इसलिए हमें धारा मिलती है। तो यहाँ पे जो वेग है विभवांतर के कारण उसे कहा गया अनुगमन वेग, और जब केवल उष्मा के कारण वेग इसके अंदर जो निहित था उसे क्या कहा गया, ऊष्मीय वेग। बात स्पष्ट है। ऊष्मीय वेग में क्या याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी ऊष्मीय वेग 0 नहीं होगा, लेकिन जब पूरे इलेक्ट्रॉनों का एवरेज निकालोगे तो ऊष्मीय वेग इतना कम होता है कि एवरेज वैल्यू एटलीस्ट क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। एवरेज वैल्यू 0 होने के कारण ही इन इलेक्ट्रॉनों से हमें कोई धारा प्राप्त नहीं होती, जबकि यहाँ पर हमें धारा प्राप्त होगी क्योंकि ये अनुगमन वेग का मान ऊष्मीय वेग से बहुत अधिक होगा। अब आप ये चित्र बना लीजिए, और यहाँ पर 3 संबंध है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वो ये अनुगमन वेग से संबंधित, उन्हें चर्चा करेंगे। लेकिन पहले चित्र बना के नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद चर्चा करेंगे। जो संबंध है वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आगे चल के इसे हम प्रूफ करेंगे एक एक स्टेप में। एक संबंध है I बराबर NeABD, और एक संबंध है J बराबर NeBD, ये वेलोसिटी है। ये 2 संबंध है, और तीसरा संबंध है J बराबर सिग्मा E। ये 3 संबंध है, हमें पढ़ने हैं विस्तार से, और उसके बाद इसी की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन भी पढ़ना है।